फ्रेंड्स, आई एम अमित खंडेलवाल फ्रॉम उदयपुर। तो बच्चों, हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और अभी तक जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनका भी यूज होगा कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में। तो क्या है कूलॉम्स लॉ, हम देखेंगे। देयर आर टू स्टैटिक चार्जेस। टू स्टैटिक चार्जेस हैं Q1 and Q2 are placed at two static charges Q1 and Q2 both are placed at distance r apart to each other in air or vacuum। इनके चारों ओर, इनके अराउंड क्या है? एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं ये। देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन बोथ चार्जेस मींस F। इन दोनों चार्जेस के अलोंग एक्टिंग अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है। अट्रैक्शन फोर्स कब होता है? व्हेन फर्स्ट चार्ज इज नेगेटिव एंड सेकंड चार्ज इज पॉजिटिव, या इसकी अपोजिट कंडीशन, फर्स्ट पॉजिटिव हो सेकंड नेगेटिव हो। रिपल्शन फोर्स कब लगेगा? व्हेन बोथ चार्जेस आर इन पॉजिटिव पोलैरिटी और इन नेगेटिव पोलैरिटी। इट मींस दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, जिसको हम F से डिनोट करेंगे, यहां F is the force acting between static charges Q1 and Q2। ये स्टैटिक होने चाहिए, मूविंग नहीं होने चाहिए चार्जेस। एंड R is the distance between both charges, means Q1 and Q2 चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे शो किया? R से। तो स्टूडेंट्स, F is directly proportional to क्या होता है? Q1 Q2। The force of attraction or repulsion acting between both charges is directly proportional to product of magnitude of both charges, means F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of the distance between both charges। If we are combining these two equations, then F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square। If we remove the sign of this proportionality, then the new equation is becomes F is equal to K Q1 Q2 upon R square। यहां पर K क्या होता है? K is called proportionality constant। K को हम किससे डिनोट करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वी कैन से इट कूलॉम्स कांस्टेंट। इसका अनदर नेम क्या है? कूलॉम्स कांस्टेंट। K का जो मैग्नीट्यूड होता है इन एयर और वैक्यूम क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। K के बारे में भी बता रहा हूं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसको हम बोलते हैं? यहां K को। यहां पहले एक चीज आप देखें, K का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ध्यान रखनी है। K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। नाउ हम K का जो फॉर्मूला है
एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर यहां पर पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू क्या, न्यू फॉर्म में कन्वर्ट होगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। इस फॉर्मूले को फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं क्वेश्चंस में और ऐसे भी पुट कर सकते हैं, एक ही बात है। अब मैं यहां पर आपको डिफाइन करता हूं कि एप्सिलॉन नॉट एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो कूलॉम्स कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है पूरे तरीके से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पर, अगर एयर या वैक्यूम है, और अगर यहाँ एयर और वैक्यूम में नहीं रखे हैं दोनों चार्जेस, किसी मीडियम में रखें, मीडियम के केस में इन दोनों चार्जेस को हम मान लीजिए वाटर में रख दिया। मीडियम यहां पर क्या हो सकता है, मीडियम वाटर हो सकता है, वाटर में रख दिया, या मान लीजिए कि वैक्स में रख दिया, वैक्स समझते हैं आप, मोम, या कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पर प्लेस्ड कर दिया। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मींस ऐसे मटेरियल जिसमें से जिनकी कंडक्टिविटी कम होती है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होती है, उसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहां पर क्या होगा, K की वैल्यू पूरी तरीके से डिपेंड करेगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पे। एप्सिलॉन नॉट को हमने यहां पर क्या समझा, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट को हम इससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। लेकिन अगर हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख दिया, मीडियम को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस केस में यहां पर जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट था, जिसको हमने यहाँ K की वैल्यू में पुट किया है, ये एयर एंड वैक्यूम के रेस्पेक्ट में होगा। अगर एयर और वैक्यूम नहीं है तो अब आप डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में यहां पर एप्सिलॉन पुट करते हैं। एप्सिलॉन क्या है, व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं, हम इसको और डिनोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। EP का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम को रिप्लेस करेंगे इससे, मीडियम से, तो उसको हम किससे शो करते हैं, E से। अच्छा बच्चों, क्या मीनिंग है परमिटिविटी वर्ड का, एप्सिलॉन नॉट हम यूज कर रहे हैं, एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल रहे हैं, ये है क्या? तो अब आपको इसकी डेफिनेशन में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। परमिटिविटी का मीनिंग है किसी भी टू चार्जेस है, मान लीजिए Q1 एंड Q2, इनके बीच में जो भी मीडियम है, मीडियम क्या हो सकता है, आपने पढ़ा एयर और वैक्यूम है, या कोई अनदर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उस मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसके इफेक्ट में इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। यानी कि बोथ चार्जेस के अलोंग जो फोर्स यहां पर लग रहा है, ये कितने मैग्नीट्यूड में लगेगा, ये डिपेंड करता है इसके चारों ओर जो मीडियम है उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पे।
समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मीनिंग? मैंने क्या बोला, डेफिनेशन में इसकी बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम बिटवीन two static charges in which the force acting between both charges is depend. The magnitude of force acting between both charges is depend is called electric permittivity. तो यहां पर बच्चों आपने देखा कि यहाँ एयर के केस में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम किससे शो कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट से, मीडियम के केस में किससे शो कर रहे हैं, एप्सिलॉन से। अब एक कंडीशन में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए ये जो दोनों चार्जेस है Q1 एंड Q2 ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम मींस यूनिट कूलम। तो यहाँ पर आप ऐसा कंसीडर करो कि Q1 एंड Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इन एयर और वैक्यूम इज 1 मीटर मींस यूनिट मीटर। एंड in this condition the force of attraction or repulsion acting between the charges F is equal to K, क्या होगा, Q1 Q2 का वैल्यू 1, R की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर, K की वैल्यू आपने क्या अभी देखी थी 9 × 10 पावर 9। ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो ये वैल्यू आपके पास कितनी बनी, 9 × 10 पावर 9 न्यूटन। ये 1 1 1 यूनिट वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वैल्यू F की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, K की वैल्यू के, एंड K का वैल्यू यहां पर आपने क्या पुट किया है 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या मीनिंग है इसका, क्या स्टेटमेंट बन रहा है, सुनेंगे आप। When two static charges are equal in magnitude, both are placed at 1 meter apart to each other in air or vacuum. If the force acting between both charges is 9 × 10 power 9 Newton, then the magnitude of charges is 1 coulomb. समझ में आया आपको, मैंने जो यहाँ पर लिखा है वही चीज बोल के बताई है। तो ये चीज आपको क्लियर है बच्चों कि टू चार्जेस अगर इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों एयर और वैक्यूम में एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो 1 मीटर, और अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्टिंग जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो 9 × 10 पावर 9 न्यूटन, तो इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1 कूलम। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे बच्चों आपने एक चीज देखी, एप्सिलॉन नॉट, आपने एक इसी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या देखा, एप्सिलॉन। अब यहां पे इन दोनों के बीच में जो परमिटिविटी की एक कॉमन टर्म होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये मान लीजिए एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है, ये मीडियम की परमिटिविटी है, मीडियम की परमिटिविटी एयर और वैक्यूम से ज्यादा होगी। और अगर हम इन दोनों के बीच की एक कॉमन परमिटिविटी की बात करें तो उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मीनिंग क्या है, एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां हम एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट तीनों में अगर रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। देन एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहां से हमें क्या मिलेगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहां पे जो यूनिट एप्सिलॉन की होगी, क्या यूनिट होती है एप्सिलॉन की, आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहां पर आपको ध्यान रखना है। मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पर आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन में वैल्यू आपको सीधा ध्यान रखना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10 पावर -12
कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब एक चीज और है, ये जो वैल्यू आप पढ़ रहे हो k की वैल्यू क्या पढ़ रहे हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू ये वैल्यू आई कैसे k की ये वैल्यू कैसे आई मैं बताता हूं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने क्या पढ़ा है 8.85 into 10 पावर -12। इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं और पाई की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 22/7 और 3.14। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी k की वैल्यू 9 into 10 पावर 9। तो k की वैल्यू ये कहां से आई है इस फॉर्मूले से आई है और इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू हमको पुट करनी होती है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है एप्सिलॉन नॉट की। तो यहां पे बच्चों इन दोनों की यूनिट्स तो सेम होगी। जो एप्सिलॉन की यूनिट होगी क्या होगी यूनिट कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही यूनिट एप्सिलॉन नॉट की होगी। तो ये जो एप्सिलॉन आर वैल्यू है ये क्या होता है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। एप्सिलॉन आर इज अ क्वांटिटी, आपसे पूछे राइट वन एग्जांपल ऑफ अ क्वांटिटी व्हिच इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। 11th में भी आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था यूनिटलेस डायमेंशनलेस स्ट्रेन पढ़ा था आपने। कोई भी रेशियो होता है वो भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होती है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। क्या है कूलॉम्स लॉ, मैंने आपको बता दिया कूलॉम्स लॉ क्या है। मैं लॉ यहाँ लिख देता हूँ, लॉ आपको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ याद होना चाहिए। टू द फोर्स एक्टिंग between two static charges is directly proportional to product of their magnitude, product of their magnitude या product of the magnitudes of charges, product of magnitudes of charges। इसके आगे का जो पोर्शन है यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them, inversely proportional to square of distance between them। मैग्नीट्यूड्स के बाद में मैंने यहां लिखा है, वहां स्पेस नहीं था, आपको समझ में आया क्या लिखा है मैंने। The force acting between two static charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। वो फोर्स एयर और वैक्यूम में भी एक्टिंग है और मीडियम दोनों के बीच में रखने पर भी एक्टिंग होता है, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मीडियम की प्रेजेंस में फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और होता है, एयर एंड वैक्यूम के रेस्पेक्ट में फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ और होता है, डिफरेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बच्चों ये चीज आपको समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, एक डिफरेंट मेथड से, जो हमको यहाँ पर मीडियम के केस में क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस इसके स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको ये फंडामेंटल्स जो भी हैं ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, हमेशा न्यूमेरिकल करने से पहले आपको
उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फंडामेंटल है, और थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में, मेरे इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको पूरे फंडामेंटल्स इसीलिए क्लियर किए थे जिससे हम न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन इजीली समझ सकें। तो अब आगे देखिए, यहां आपने एक चीज समझी कि एयर के प्रेजेंस में, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था F, उसको अब मैं लिख रहा हूं F एयर। कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K(Q1Q2/r²। यही फॉर्मूला मीडियम के प्रेजेंस में क्या होगा? Fm is equal to K(Q1Q2/r²। लेकिन इस K को हम एयर और वैक्यूम के केस में क्या पुट करते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यही के मीडियम के प्रेजेंस में क्या होगा? 1/4 पाई Q1, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1Q2/r²। इसको आपने क्या पढ़ा था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको आपने क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से शो करके दोनों का डिवाइड करता हूं, क्या होगा? F एयर अपॉन Fm, यहां से आपको क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r²। यहां से क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1Q2/r²। ऐसे ही मिलेगा। सब कुछ कैंसिल हो रहा है केवल 2 क्वांटिटीज को छोड़ के, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन को छोड़कर। तो Q1Q2 r², 1/4 पाई आपस में कैंसिल। यहां से ये वैल्यू यहां लेते हैं हम, तो F एयर इज इक्वल टू क्या होगा? ये ऊपर आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपने एप्सिलॉन को क्या पढ़ा था? अभी पढ़ा था। एप्सिलॉन को हम क्या पुट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ऐसा पुट करते हैं, पढ़ा था अभी आपने, मैंने यहां से रब किया है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, तो आपको वैल्यू क्या मिली? एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या मिलती है? F एयर अपॉन Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। और एप्सिलॉन r को हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या समझे स्टूडेंट्स? बताओ, आपने क्या समझा इसका मीनिंग? आपने रिलेटिव परमिटिविटी का यहाँ फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन समझी। क्या समझा कि 2 स्टैटिक चार्जेस को एयर में किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रखने पर, ये 2 स्टैटिक चार्जेस हैं, इन दोनों को एयर में किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रखने पर इनके बीच में जो फोर्स एक्टिंग है, एयर और वैक्यूम में जो फोर्स एक्टिंग है दोनों चार्जेस के बीच में, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों को मीडियम में रखने पर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में मान लीजिए हमने कोई मीडियम रखा, अब मीडियम की प्रेजेंस में यहाँ जो फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस r ही है, फोर्स कितना? Fm। तो उस केस में इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो होता है वो वैल्यू किसके इक्वल होती है? रिलेटिव परमिटिविटी के। ध्यान से सुनेंगे, द रेशियो ऑफ force acting between 2 static charges when they are placed at specific distance in air to the force acting between them in medium in similar distance is called relative permittivity. The ratio of both forces is called relative permittivity. तो ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? हमने वैल्यू किसकी समझी है? एप्सिलॉन r की वैल्यू। अब यहाँ पे एप्सिलॉन r का आपने फॉर्मूला देखा है। एप्सिलॉन r की अगर हम वैल्यू की बात करें तो एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है 1/4
एयर और वैक्यूम। 1 किस में होती है? एयर और वैक्यूम में। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 80 होती है फॉर वाटर। पानी में अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम वाटर है, पानी, दोनों चार्जेस के बीच में, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? 80। एयर और वैक्यूम में कितनी होती है? 1। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 होती है माइका। माइका क्या है? अपरद, दोनों मीडियम्स के बीच में जो एप्सिलॉन आर, अगर मीडियम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम माइका है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। और अगर मेटल है तो मेटल के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? इनफाइनाइट। ये मैंने मैक्सिमम वैल्यूज लिखी है, जैसे माइका के लिए 3 to 6 तक वेरी करती है, तो मैंने मैक्सिमम लिखा है वैल्यू। यहाँ पर मेटल्स के लिए हाई होती है, बहुत ज्यादा। मैक्सिमम कितनी होती है? इनफाइनाइट। एयर और वैक्यूम के लिए 1, वाटर के लिए 80। तो यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? अब हम कूलॉम, अच्छा, न्यूमेरिकल्स में कूलॉम्स लॉ जो अभी हमने समझा है, यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। लेकिन जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में वेक्टर वाला भी फॉर्मूला है कूलॉम्स लॉ की। मैं इसके जस्ट बाद कूलॉम्स लॉ आपको समझाने जा रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां तक आप देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, अब वेक्टर फॉर्म में बताएंगे। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के रेस्पेक्ट में हम जो बेसिक फॉर्म थी, दोनों में क्या चेंज है वो देखेंगे। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऐसा मान लीजिए कि ये एक 3D सिस्टम है। x, y एंड z एक्सिस के अलोंग यहां पर 2 चार्जेस हैं, 2 स्टैटिक चार्जेस q1 एंड q2। q1 का पोजीशन वेक्टर है r1 एंड q2 का पोजीशन वेक्टर है r2। q1 q2 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? F21। The force acting from q1 towards q2 is F21 and similarly q2 q1 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? F12। q1 to q2 जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का वैल्यू कितनी है? r12। वेक्टर r12 हम वेक्टर फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। फोर्स, बोथ फोर्सेस आर इन वेक्टर फॉर्म एंड द डिस्टेंस between q1 to q2 is vector r12. Similarly, distance between q2 to q1 is vector r21 and there are 2 charges q1 and q2 in between x y z axis in 3D system। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम अगर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ यहां पर लिखें, F21 क्या होगी? इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स F21 की वैल्यू ये होगा k q1 q2 अपॉन q1 टू q2 की डिस्टेंस कितना है? r12 स्क्वायर। साथ में यहां r12 का यूनिट वेक्टर भी पुट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ r12। ये क्या है? फोर्स एक्टिंग फ्रॉम q1 टू q2। q1 से q2 पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, यहां पर हम F21 इज इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं? k q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर, और r12 कैप को आप और क्या पुट करेंगे? वेक्टर r12 अपॉन मोड ऑफ r12। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा है, आपको पता है ये फॉर्मूला। मैंने उसी फॉर्मूले के पैटर्न पे इसको ऐसा लिखा है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? बाय कंबाइनिंग these two values हम इसको और क्या पुट कर सकते हैं? k q1 q2 अपॉन
R12 mod ऑफ R12 का क्यूब ये स्क्वायर एंड ये दोनों आपस में कंबाइंड हो चुके हैं और यहाँ पर हमको रिमेनिंग टर्म में क्या मिलता है वेक्टर R12। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग फ्रॉम Q1 to Q2 इन वेक्टर फॉर्म इन कूलम्ब्स लॉ। अब हम इसी फोर्स को F12 Q2 to Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में देखें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि Q1 Q2 सेम रहेंगे, चार्जेस का मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, आपको सीधा ध्यान रखना है केवल यहां पर चेंज किस में आएगा डिस्टेंस में। ये जो डिस्टेंस Q1 to Q2 कितना था R12, नाउ Q2 to Q1 डिस्टेंस कितना है R21। तो मैं यहां पर R21 क्यूब और यहां पर डिस्टेंस को रिप्लेस करता हूं वेक्टर R21 से। ये वैल्यू किसकी है बच्चों, इट इज द फोर्स, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग फ्रॉम Q2 to Q1। इट इज द कूलॉम फोर्स, ये कूलॉम फोर्स जो भी है अट्रैक्शन और रिपल्शन नेचर का Q2 से Q1 पर लगने वाले उस कूलॉम फोर्स की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं इस डायग्राम में, आप देखते हैं कि यहाँ Q1 से Q2 की जो डिस्टेंस है R12 उतनी ही डिस्टेंस Q2 से Q1 की भी है, बट वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस इज ऑपोजिट, दोनों क्या है अपोजिट है। तो हम यहाँ क्या एक और इक्वेशन के थ्रू पुट कर सकते हैं, ये देखिए आप R21 इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ R12। दोनों डिस्टेंस इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या है अपोजिट है। सिमिलर पैटर्न में हमने डिस्टेंसेस को आपस में इक्वल एंड पोलैरिटी में अपोजिट पुट किया है, तो फोर्स के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो F21 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस F12। इट मींस द फोर्स एक्टिंग फ्रॉम Q1 to Q2 F21 is equal to the force acting from Q2 to Q1, but the direction of both forces is opposite, इसलिए साइन किसका है नेगेटिव साइन है। और ये आपने कहां पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, याद आया 11th में पढ़ा था आपने। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, कोई भी बॉडी है अगर एक बॉडी सेकेंड बॉडी पर एक्टिविटी कर रही है तो एक्शन हो रहा है तो सेकेंड बॉडी उतना ही क्या करेगी रिएक्शन करेगी, यानी जितना एक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही क्या होगा रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पर हमने एक और चीज क्या देखी कि जो कूलॉम्स लॉ होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर हमने कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखा, कुछ पॉइंट्स है कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो हमको ध्यान रखने हैं और वो चीजें हमको कभी-कभी कंपटीशन में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पूछ लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर स्पेशल कुछ पॉइंट्स हैं, स्पेशल नोट्स आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या, यही जो आपने यहां देखा कूलॉम्स लॉ किसको फुलफिल करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहां पर कूलॉम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कूलॉम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फुलफिल करता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, कूलॉम्स लॉ जो होता है यहां आप देख रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस को कूलॉम फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग एक्टिंग होता है। तो कूलॉम्स लॉ सेंट्रलाइज्ड फोर्स है, कूलॉम्स फोर्स
कूलॉम्स लॉ नहीं, कूलॉम्स फोर्स, ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड फोर्स है। क्यों है बच्चों सेंट्रलाइज्ड फोर्स? बिकॉज इट इज एक्टिंग along the line adjoining two charges, two charges को मिलाने वाली लाइन के along एक्टिंग होता है, because it is acting the line joining two charges. टू चार्जेस में लगने वाला जो कूलॉम फोर्स है वो उन दोनों के बीच में जो लाइन एडजॉइन होती है उसके अलोंग वर्क करता है। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर हम कूलॉम फोर्स की रेंज की बात करें, किस रेंज तक कूलॉम फोर्स लग सकता है, मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों चार्जेस के बीच में, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वो हम देख रहे हैं। और आपने एक चीज पढ़ी कि जो एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल, कोई भी यूनिट मटेरियल की नहीं की जा सकती। मिनिमम यूनिट ऑफ द मटेरियल, या मटेरियल को हम डिवाइड करते हैं, मिनिमम जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मटेरियल की उसको क्या बोलते हैं, एटम। तो एटम की न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है कितनी होती है, 10 पावर -15 मीटर, ये मिनिमम वैल्यू है किसकी, कूलॉम फोर्स की, जो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वर्क कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी ये किस ऑर्डर की होती है, 10 पावर -15 मीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, टू चार्जेस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 10 पावर 18 मीटर। तो ये रेंज है किसकी, कूलॉम फोर्स की रेंज है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस शुड नॉट बी लेस देन 10 पावर -15 मीटर एंड इट नॉट बी एक्सीड्स फ्रॉम 10 पावर 18 मीटर प्लस 18 मीटर। अगर इससे कम डिस्टेंस होती है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग हो जाते हैं, जो आपने 11th में भी पढ़ा था, जो फंडामेंटल फोर्सेस थे नेचर में। तो इससे कम डिस्टेंस होने पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग होते हैं, इसीलिए डिस्टेंस इस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर कूलॉम्स लॉ की ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये रेंज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क में, या फिर जो कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन में कि कूलॉम्स लॉ की रेंज क्या है, आपको ध्यान रखना है 10 पावर -15 मीटर टू 10 पावर +18 मीटर। ड्रॉबैक्स क्या है कूलॉम्स लॉ की, कूलॉम्स लॉ ओनली स्टैटिक चार्जेस पर ही एप्लीकेबल है, रेस्ट चार्जेस पे चार्ज मूविंग नहीं होना चाहिए। चार्ज मूविंग होता है तो वहां पर लॉरेंज फोर्स और बहुत सारे डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग होते हैं, लेकिन यहां पर कूलॉम्स लॉ के लिए ड्रॉबैक नंबर फर्स्ट, चार्ज शुड बी एट रेस्ट। इसको आप लिमिटेशन भी कंसीडर कर सकते हैं, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन, चार्ज शुड बी एट रेस्ट। सेकंड लिमिटेशन ये भी है कि इसकी जो मिनिमम टू चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 10 पावर -15 मीटर, उससे कम हुआ तो कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल होगा। एंड second distance, second limitation is Coulomb's law fulfill inverse square law। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को Coulomb's law फुलफिल करता है। लिमिटेशन इतना नहीं पूछते हैं हमको, बस बेसिक्स जो थे Coulomb's law के मेन फॉर्मूलेस जो थे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में था, जिसमें आपने रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी
और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा, कूलॉम्स लॉ का जो मेन फॉर्मूला पढ़ा वो आपको ध्यान रखना है, वेक्टर फॉर्म की इक्वेशंस ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यही सब चीजें आने वाली हैं। तो इससे आगे बच्चों हम कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ तक आपको कूलॉम्स लॉ समझ में आया? मैंने नॉर्मल फॉर्म में बताया, वेक्टर फॉर्म में बताया है, और इसमें जो अंदर सब टर्म्स है उसको आपको सबको ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, और कूलॉम्स लॉ एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली जो प्रॉपर्टी थी जिसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पिछले लेक्चर में देखे थे, वो प्लस कूलॉम्स लॉ दोनों से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। इसको आप देखें, इससे आगे का फिर मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लें।